हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उससे पहले जो ब्लड है उसकी जो क्लासेज हैं अजय सर ने एना फिजियो में आपको पढ़ा दी हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। देन उसके बाद जो आपकी जो सीआरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है उसकी जो क्वेश्चन सेशन क्लासेज हैं वो 9 PM पे रेगुलर चल रही हैं, आप उनको विजिट करें। क्लियर है? 9 PM पे लाइव आती हैं नाइट में, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। क्लियर है? देन उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपन क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो अपना ब्लड है एंड देयर ब्लड के कंपोनेंट हैं उसको क्या करते हैं अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं। जैसे ब्लड कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। क्लियर है? ये ब्लड कंपोनेंट तो क्या करते हैं, ब्लड कंपोनेंट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते कैसे हैं, मतलब होल ब्लड करते हैं या कंपोनेंट करते हैं। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, कौन सा कंपोनेंट करेंगे, कब करेंगे, कौन सी कंडीशन में करते हैं, तो ये सब आप यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन उसकी डेफिनेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर कंप्यूटर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसका डेफिनेशन देखा अपन ने। जो बीटी है, मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन को शॉर्ट में लिखूंगा बीटी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए प्रोसेस वेयर ब्लड एंड ब्लड component are administration to the client is called BT, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर है? जो भी बड़ा ब्लड है एंड ब्लड कंपोनेंट्स है उसको एडमिशन पेशेंट के अंदर, क्लाइंट के अंदर एडमिशन करना ही क्या कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखते हैं इसका इंडिकेशन, इसके पर्पस देखते हैं कि अपन जो बीटी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, कब करते हैं, इसका पर्पस। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर पेशेंट में ब्लड का लॉस हुआ है, सीवियर ब्लड लॉस हुआ है या उसका वॉल्यूम कम हुआ है, तो क्या करेंगे अपन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर है? या फिर कोई भी कंपोनेंट, जैसे मैंने बताया था भी आप कंपोनेंट आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अगर जैसे एनीमिया है तो उसमें क्या हो जाएगा, आरबीसी का लॉस हो जाएगा, यानी कि आरबीसी कम है तो क्या करेंगे अपन, आरबीसी उसमें एडमिशन करेंगे। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेंगू फीवर हुआ है तो उसमें क्या होता है, आपको सबको पता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो मतलब प्लेटलेट्स का काउंट क्या उसमें कम है, तो उसमें क्या करेंगे एडमिशन, होल ब्लड एडमिशन नहीं करके क्या करेंगे, ओनली फॉर प्लेटलेट्स। क्लियर है? उसी प्रकार तो उसका पर्पज क्या हुआ, सबसे पहले देखते हैं उसका जो ब्लड वॉल्यूम कम है तो क्या करेंगे, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर है? डिफिशियंसी ऑफ ब्लड वॉल्यूम। क्लियर है? डिफिशियंसी ऑफ ब्लड वॉल्यूम, अगर उसको वॉल्यूम कम है ब्लड का तो क्या करेंगे अपन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेकंड मैंने बताया क्या, अगर कोई भी कंपोनेंट कम है तो क्या करेंगे, कंपोनेंट एडमिशन करेंगे। डिफिशियंसी ऑफ ब्लड कंपोनेंट। क्लियर है? अगर कोई ब्लड कंपोनेंट कम है, जैसे मैंने बताया आपको भी एग्जांपल, एनीमिया है तो आरबीसी कम है, तो उसमें होल ब्लड एडमिशन नहीं करके क्या करेंगे, ओनली फॉर आरबीसी। क्यों होल ब्लड एडमिशन क्यों नहीं करेंगे, क्यों उसमें क्या हो जाएगा, हाइपर वोलेमिया, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या जाएगा, बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा। कॉम्प्लिकेशन अपन डिस्कस करेंगे लास्ट में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर आपका डेफिनेशन के बाद पर्पज। इसके बाद देखते हैं इसका इंडिकेशन, कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो अपन कब करते हैं, अपन को पता कैसे लगेगा कि अब बीटी करना है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। बीटी जो प्रोसेस है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो डॉक्टर ऑर्डर से होती है। जब अपन को डॉक्टर ऑर्डर करेगा तो ये अपन को क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर है? तो अब देखते हैं अपन इंडिकेशन, क्या इंडिकेशन। तो इंडिकेशन में फर्स्ट है, अपन ने क्या किया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया
और उसमें अपन को जो हीमोग्लोबिन का लेवल है, जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना मिला, लेस देन 8 ग्राम, लेस देन 8 ग्राम पर DL। अगर पेशेंट को जो HP का लेवल है वो लेस देन 8 ग्राम पर DL है तो उसका ये किसका इंडिकेशन है, BT का, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ब्लड क्या है, कम है। क्लियर है। नॉर्मल अपन HP की बात करें तो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल HP की बात करें तो फीमेल में होता है 12 to 14 ग्राम पर DL। क्लियर है यहाँ तक। मेल की बात करें तो मेल में होता है 14 to 16 ग्राम पर DL। आपको याद रखना है जो इसकी यूनिट है वो इम्पोर्टेंट है, डेटा के साथ जो इसकी यूनिट है वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी दिल्ली एम्स में लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसकी यूनिट देके डेटा भी दे रखा था, लेकिन उसमें कंफ्यूज कर रखा था डेटा के साथ, जिसका नॉर्मल वैल्यू सेम था लेकिन जो यूनिट था वो क्या दे रखा था, जैसे 14 to 16 ग्राम पर DL दे दिया एक यूनिट में, एक ऑप्शन में, और सेकंड यूनिट में दे दिया 14 to 16 mg पर DL। अब कुछ स्टूडेंट थे उन्होंने देखा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन में ये दे रखा था mg पर DL और ये दे रखा था शायद थर्ड या फोर्थ पे 14 to 16 ग्राम पर DL, ये थर्ड या फोर्थ पे था ऑप्शन। तो स्टूडेंट ने क्या किया, देखते क्या किया, ये फर्स्ट ऑप्शन पे था तो देखा 14 to 16 mg पर DL, तो बिना देखे क्या कर दिया, फर्स्ट राइट कर दिया, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन गलत। क्लियर है। तो ध्यान रखना है इसका यूनिट कितना होता है, ग्राम टू GM टू DL। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इसका इंडिकेशन, वो है हीमेटोक्रिट लेवल। हीमेटोक्रिट अगर उसका 30% हीमेटोक्रिट लेवल, क्या हीमेटोक्रिट, जो हीमेटोक्रिट वैल्यू आपका वो 30% से कम है, 30% से कम है, तो उसमें क्या करेंगे, BT ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ये भी किसका इंडिकेशन है, BT का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। जो आपका HB का लेवल है या फिर हीमेटोक्रिट के लेवल की बात करें तो ये आपकी क्लासेज हो चुकी है, अजय सर ने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, उसकी क्लासेज आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। क्लियर है। तो मैं आपको इधर डिटेल से नहीं पढ़ूंगा कि हीमेटोक्रिट वैल्यू होती क्या है, ये आपको अजय सर ने पढ़ा दिया है। क्लियर है। तो कितनी, लेस देन 30% क्या होगा, हीमोक्रिट का वैल्यू हो जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे अपन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर है। अब इसका भी नॉर्मल वैल्यू देखते हैं, जो हीमेटोक्रिट है इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू बात करें तो सबसे पहले देखते हैं मेल में, जो मेल में इसकी हीमेटोक्रिट की वैल्यू है वो कितनी होती है, 42 से 52%। क्लियर है। देन फीमेल की बात करें सेकंड, तो फीमेल में होता है 35 to 47%। क्लियर है। ये इसकी क्या है, हीमेटोक्रिट की नॉर्मल वैल्यू मेल एंड फीमेल में। तो आपने देखा कि अगर लेस देन 8 ग्राम पर DL ब्लड है या HB का लेवल है तो क्या होगा, अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। हीमेटोक्रिट वैल्यू दे रखी है, अगर आपको HB ने देख के हीमेटोक्रिट दे एग्जाम में तो आपको कहाँ से पकड़ना है, लेस देन 30%। लेस देन 30% है तो क्या करना है, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, क्या क्लियर है आपका ये यहाँ तक। अब देखते हैं जो ब्लड के कंपोनेंट हैं, जो ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ब्लड के कंपोनेंट। सबसे पहले देखते हैं RBC, जो ब्लड है अपना उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो किसका होता है, RBC का। तो सबसे पहला कंपोनेंट अपना RBC। क्लियर है। सेकंड नंबर पे आता है अपना कौन सा, WBC। क्लियर है। थर्ड आता है प्लेटलेट्स। क्लियर है। फोर्थ आता है प्लाज्मा। क्या, प्लाज्मा। ये क्या होते हैं, ब्लड के कंपोनेंट। अजय सर ने आपको कंप्लीट बता दिया है इसके बारे में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कि जो RBC की वैल्यू क्या होती है, WBC एंड प्लेटलेट्स, इसका जो भी स्ट्रक्चर है एना फिजियो कंप्लीट वहाँ डिस्कस हो चुका है। क्लियर है। तो बात करते हैं जो अपनी कंपोनेंट के बारे में, RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे ओनली ट्रांसफ्यूजन की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, ये कंपोनेंट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं। क्लियर है। इसलिए हमने आपको ये बताया है कंपोनेंट कि कौन सा कंपोनेंट कब ट्रांसफ्यूजन करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसमें प्लेटलेट्स। क्लियर है। कंपोनेंट में देखते हैं सबसे पहले प्लेटलेट्स कि प्लेटलेट्स होती क्या है, प्लेटलेट्स कब ट्रांसफ्यूजन करना है, देन उसके बाद
जो प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितना है, इसका फंक्शन क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्लियर है, जो इसका नॉर्मल वैल्यू है, जो प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यू है वो कितना होगा, वो होगा आपका 1.5 to 4 लाख क्लियर है, 1.5 to 4 लाख क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं इसका फंक्शन। जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स के साथ फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी में क्या रोल करती है, क्लियर है। सेकंड नंबर पे देखते हैं इसका फंक्शन। जो प्लेटलेट्स का फंक्शन है, ये क्या करता है, जो ब्लड क्लॉट है, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, जैसे अपने इंजरी हुई कहीं भी तो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, किसको, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, जैसे वहाँ पे नेक्स्ट फर्दर ब्लीडिंग न हो, क्लियर है। तो क्या करता है, हेल्पिंग ऑफ क्लॉटिंग, हेल्पिंग क्लॉटिंग क्लियर है। क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन इसके बारे में देखते हैं क्या, इसका इंडिकेशन है, मतलब कि जो अपन प्लेटलेट्स हैं कब ट्रांसफ्यूज करेंगे, कौन सी कंडीशन में ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका इंडिकेशन, प्लेटलेट्स का इंडिकेशन। फर्स्ट इंडिकेशन क्या है इसका, कौन सी कंडीशन में अपने प्लेटलेट्स कम होगी, क्लियर है। तो आप सबको पता है जो अपना डेंगू फीवर है, क्या डेंगू फीवर, उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी होती है, क्लियर है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, क्लियर। तो फर्स्ट इंडिकेशन तो अपना यही आ गया, क्या, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्या, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कब होगा, फॉर एग्जाम्पल डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर, आप सबको पता है डेंगू फीवर में क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी। तो पैनसाइटोपिनिया का ही मतलब क्या है, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, क्लियर है। पैनसाइटोपिनिया को क्या बोलते हैं, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, और ये किस में होता है, एग्जांपल दिया मैंने आपको डेंगू फीवर में, क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्लियर है। आपने हॉस्पिटल में देखा भी होगा, जो डेंगू के पेशेंट आते हैं उसमें डॉक्टर्स क्या एडवाइस करता है, प्लेटलेट्स, क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड जो इसका इंडिकेशन है वो क्या है आपका, जो आपने कैंसर पेशेंट देखा होगा, कैंसर पेशेंट को आपने क्या लगाए, कीमोथेरेपी, क्या देते हैं, कीमोथेरेपी, क्लियर है। तो पेशेंट है कीमो चलेगा, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, क्लियर है। अगर कैंसर पेशेंट है उस रूप से कीमो चल रहा है, तो आपको पता है कीमो कहाँ जाके सप्रेस करेगा, बोन मैरो पे। अपना ये बोन है, और आप सबको पता है कि जो अपनी ब्लड सेल्स है मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो कहाँ बनती है, कहाँ फॉर्मिंग होती है, बोन मैरो में, क्या आती है, बोन मैरो में, क्लियर है। तो जो अपना कैंसर पेशेंट है उसको कीमो चलेगा, तो कीमो क्या करता है, कीमोथेरेपी क्या करती है, जो अपना बोन मैरो है यहाँ जाके क्या करता है, बोन मैरो क्या करती है, सप्रेस करती है, क्या करती है, सप्रेस करती है। और बोन मैरो को सप्रेस करेगी तो क्या होगा, जो अपनी ब्लड सेल्स हैं वो सप्रेस हो जाएंगे, यानी कि इसका फॉर्मेशन कम होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और चाहे प्लेटलेट्स हो, उसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कम। तो अगर प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो अपने ब्लीडिंग है, जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, किसकी वजह से, डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट की वजह से। तो ये भी क्या है इसका इंडिकेशन, अगर कीमो चल रहा है तो उसमें उस पेशेंट में क्या करेंगे अपन, जो प्लेटलेट्स क्या है ट्रांसफ्यूजन करेंगे, क्लियर है। थर्ड नंबर का इंडिकेशन आता है अपना, जो भी बोन कैंसर है, जो भी मतलब ब्लड कैंसर का पेशेंट है, किसका, ब्लड कैंसर का। तो इसमें भी क्या होगा, जो बोन मैरो की होगी जो क्या जो बोन मैरो उसकी क्या देखने को मिलेगी, मैलिग्नेंसी, और उससे क्या होगा, जो अपनी ब्लड सेल्स है वो क्या होगी, कम होगी। जैसे प्लेटलेट्स अकाउंट भी क्या मिलेगा, प्लेटलेट्स अकाउंट क्या मिलेगा, कम। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इंटरनल ब्लीडिंग है उसके चांस रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपना अगर प्लेटलेट्स की कमी है बॉडी में, अगर प्लेटलेट्स कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो अपना जो नोज है, इसमें जो नोज में क्या होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज पाई जाती है ब्लड की, वो क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी।
क्या हो जाएगी, रप्चर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता देता हूँ उनको। तो ये आपने देखा इंडिकेशन, थ्रोम्बोसाइटोपनिया, कीमोथेरेपी एंड कैंसर। तो अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग। जैसे नोज की क्या हो जाएगी, जो ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, तो उससे क्या होगा, एपिटैक्सिस यानी कि नोज ब्लीडिंग हो जाएगा। तो इसका मैनेजमेंट बता देता हूँ आपको, नोज ब्लीडिंग का, एपिटैक्सिस का। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ये क्लियर है यहाँ तक इंडिकेशन। नेक्स्ट आता है अपना एपिटैक्सिस का मैनेजमेंट। एपिटैक्सिस, एपिटैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। अब यहाँ नोज ब्लीडिंग क्यों हुआ, प्लेटलेट्स की कमी के कारण। क्लियर है, जो अपनी ब्लड वेसल थी, जो ब्लड वेसल थी वो क्या हो गई, रप्चर। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है प्रायोरिटी बेस। तो आपको दे दिया कि एक पेशेंट है, प्लेटलेट्स की कमी है और नोज ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। तो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उसको क्या देंगे, सिटिंग पोजीशन। क्या देंगे, सिटिंग पोजीशन। क्लियर है, सिटिंग पोजीशन देंगे पेशेंट को। देन सिटिंग पोजीशन देने के बाद उसको क्या करेंगे, उसका जो हेड है उसको क्या करेंगे, लीन फॉरवर्ड, थोड़ा आगे की तरफ करेंगे। हेड को क्या करेंगे, थोड़ा आगे की तरफ, लीन फॉरवर्ड। सेकंड प्रायोरिटी होगी लीन फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड द हेड। क्लियर है, सबसे पहले सिटिंग पोजीशन देंगे। सिटिंग पोजीशन देने के बाद क्या करेंगे, उसको हेड को लीन फॉरवर्ड, थोड़ा आगे की तरफ करेंगे। क्लियर है, लीन फॉरवर्ड करने के बाद क्या बोलेंगे पेशेंट को, जो उसका नोज है उसको क्या करेंगे, पंच करेंगे। नोज को पिंच करने से क्या होगा, आपको पता है कि अगर कहीं ब्लीडिंग हो रहा है तो डायरेक्ट प्रेस करने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो जैसे नोज ब्लीडिंग हो रही है तो नोज को डायरेक्ट प्रेस करेंगे, नोज को पंच करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो अपना ब्लीडिंग हो रहा है, नोज ब्लीडिंग हो रहा है, क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, पिंच द नोज, पिंच द नोज। उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, जो ब्लीडिंग, जो नोज से ब्लीडिंग हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप। इतना करने के बाद क्या करेंगे अपन, जो पेशेंट को इतना करने के बाद सिटिंग पोजीशन दिया, लीन फॉरवर्ड पोजीशन दी, देन पिंच द नोज किया। इतना करने के बाद अपना जो नर्सिंग का प्रायोरिटी है वो क्या है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद क्या आ जाएगा, इन्फॉर्म द डॉक्टर। क्लियर है, इन्फॉर्म द डॉक्टर। क्लियर है, अगर हमने देखा कि क्या किया, नोज को पंच कर दिया। अगर नोज को पंच कर लिया अपन ने किसके लिए, ब्लीडिंग स्टॉप के लिए, तो अपन को ब्रीथिंग करनी है, वो कहाँ से करनी है, माउथ से। कहाँ से करनी है, माउथ से। नोज से कभी ब्रीथिंग, अगर आपका एपिटैक्सिस हो रहा है तो नोज से कभी भी ब्रीथिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप नोज से ब्रीथिंग करोगे तो एस्पिरेट होने के चांस रहेंगे। क्या होंगे, एस्पिरेट होने का चांस रहेगा। तो कभी भी नोज से ब्रीथिंग नहीं करना है। कहाँ से करना है, माउथ से। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आता है, अपन ने इंडिकेशन देखे थे, इंडिकेशन में कब अपन को प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करना था। उसके बाद ये एक टॉपिक था एपिटैक्सिस, इसका मैनेजमेंट देखा अपन ने, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है जो प्लेटलेट्स का काउंट है। अगर प्लेटलेट्स का काउंट है अगर लेस देन 50,000, एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। यदि प्लेटलेट्स का काउंट लेस देन 50,000 हो जाता है, लेस देन 50,000, 50,000 से कम हो गया, तो पेशेंट को क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि यार प्लेटलेट्स का काउंट और कम हो गया तो पेशेंट को क्या होगा, जो इंटरनल ब्लीडिंग है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए उसको क्या करेंगे अपन, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। किस में रखेंगे, क्लोज ऑब्जर्वेशन में। इफ यदि प्लेटलेट्स को मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ PLT, इफ प्लेटलेट्स लेस देन 50,000, 50,000 से कम हो गई तो पेशेंट को कहाँ रखेंगे, क्लोज ऑब्जर्वेशन में। क्लियर है, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अपना, अगर प्लेटलेट्स का काउंट क्या हो गया, लेस देन 20,000 यानी कि 20,000 से कम हो गया, तो पेशेंट को क्या करना है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर यदि प्लेटलेट्स का काउंट लेस देन 20,000, 20,000 से कम हो गया, तो पेशेंट को क्या करना है, इमरजेंसी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। क्यों, अगर पेशेंट को लेस देन 20,000 प्लेटलेट्स हो गया और तब भी हमने प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन नहीं किया, तो क्या होगा,
उसकी वजह से अपना जो ब्लीडिंग है स्टार्ट हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। इसलिए अपन को क्या करना है, पेशेंट को अगर लेस देन 20,000 क्या है प्लेटलेट्स है तो तुरंत क्या करना पड़ेगा, उसको इमरजेंसी में प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। क्लियर है। इसको देखने के बाद अपन देखते हैं प्लेटलेट्स को दो टाइप से क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। दो टाइप से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फर्स्ट आता है रैंडम डोनर प्लेटलेट्स और सेकंड आता है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। अपन ने देखा प्लेटलेट्स को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, दो टाइप से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं प्लेटलेट्स। क्लियर है। दो टाइप से करते हैं। सबसे पहला आता है अपना कौन सा, अपन ने बताया रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। क्लियर है। सेकंड बताया मैंने सिंगल डोनर प्लेटलेट, इसको शॉर्ट में SDP। क्लियर है। सिंगल डोनर प्लेटलेट को शॉर्ट में बोलते हैं SDP। रैंडम डोनर प्लेटलेट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन, RDP। क्लियर है यहाँ तक। अब होता क्या है रैंडम ब्लड डोनर देन सिंगल डोनर प्लेटलेट्स होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला था अपना रैंडम डोनर प्लेटलेट। तो रैंडम का मतलब होता है कोई भी, यानी कि हम है ना कोई भी ब्लड ग्रुप लेंगे, मतलब ब्लड ग्रुप कोई, मतलब इसका मतलब है चाहे ए हो ब्लड ग्रुप, ए हो, बी हो, AB हो, O हो, कोई भी ब्लड ग्रुप लेंगे तो उसमें कोई भी क्या लिया हमने, ब्लड ग्रुप लिया और वहां से अपन ने क्या किया, प्लेटलेट्स अलग की। कोई भी ब्लड ग्रुप ले लिया अपन ने AB O और वहां से अपन ने उस ब्लड ग्रुप में से प्लेटलेट्स को अलग किया, उसको बोलते हैं रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। क्लियर है। अब बात करें सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की। सिंगल डोनर प्लेटलेट्स किसको बोलते हैं, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स बोलते हैं, इसमें क्या करेंगे अपन, जो सेम ब्लड ग्रुप है, क्या है, सेम ब्लड ग्रुप लेंगे और उसकी प्लेटलेट्स निकालेंगे। यानी कि जो पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप लेंगे और उसकी प्लेटलेट्स निकालेंगे। तो उसकी प्लेटलेट निकालेंगे तो उसको बोलते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। क्लियर है। समझ में आया। दोबारा से बता रहा हूँ, रैंडम का मतलब होता है कोई भी ब्लड ग्रुप लेंगे हम, जो पेशेंट का हो चाहे न हो, जिस पेशेंट को अपन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप हो या चाहे न हो, कोई भी ब्लड ग्रुप लेंगे AB या O। क्लियर है। उसकी प्लेटलेट्स निकालेंगे तो उसको तो क्या बोलते हैं, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। और जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप है, जिस पेशेंट को अपन को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है, उस पेशेंट का सेम ब्लड ग्रुप की प्लेटलेट्स निकालेंगे और उसको अलग करेंगे, उसको बोलते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। इतना क्लियर है। देन उसके बाद देखते हैं जो रैंडम डोनर प्लेटलेट्स है, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, इसकी जो एक यूनिट होती है उसमें कितनी प्लेटलेट्स होती हैं, कितना ml होता है एक यूनिट में, वो होता है 50 to 70 ml पर यूनिट। यानी कि एक यूनिट में कितना हुआ, 50 to 70 ml पर यूनिट। किसका, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स का। क्लियर है। अब इसी प्रकार सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की बात करें तो इसकी एक यूनिट में होता है कितना, 180 ml पर यूनिट। यानी कि इसकी एक यूनिट में कितना हुआ, 180 ml। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें बात करें जो मोस्ट इफेक्टिव है वो कौन सा है, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की मोस्ट इफेक्टिव कौन सा हुआ, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। क्यों हुआ मैं भी आपको बताऊंगा आगे कि मोस्ट इफेक्टिव क्यों है। क्लियर है। अपन ने सबसे पहले देख लिया एक यूनिट में मतलब RDP में होता है कितना, 50 से 70 ml पर यूनिट। और SDP की बात करें तो कितना होता है, 180 ml पर यूनिट। क्लियर है। देन इसके बाद बात करें जो एक यूनिट है मतलब RDP की, इसमें कितनी प्लेटलेट्स होती हैं, इसमें होती हैं 5,000 to 10,000। क्लियर है। कितनी होती है, 5,000 to 10,000 कितनी होती है प्लेटलेट्स,
1 यूनिट में। क्लियर है? उसी प्रकार इसमें कितनी होंगी एसडीपी में, इसमें होंगी 40,000 टू 50,000। क्लियर है? 40 से 50,000। क्लियर है? ये कितनी हुई 1 यूनिट में प्लेटलेट्स का काउंट है। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इफेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि हम पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। क्लियर है? पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो एक पेशेंट को अपन ने ट्रांसफ्यूजन किया है किसकी, 1 यूनिट इसकी एसडीपी की, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की। तो 1 यूनिट उसको प्लेटलेट्स दिया, तो उसको पेशेंट को कितने रिसीव होंगी प्लेटलेट्स, 40 से 50,000, 40,000 टू 50,000। उसी प्रकार अपन इसकी बात करें रैंडम डोनर प्लेटलेट्स की, तो इसको अगर आरडीपी की 1 यूनिट दी पेशेंट को प्लेटलेट्स की, तो उसमें पेशेंट कितनी प्लेटलेट रिसीव करेगा, ओनली 5,000 टू 10,000। इसके मुकाबले इसकी बात करें एसडीपी की, तो ये 6 गुना ज़्यादा, यानी कि 6 टाइम ज़्यादा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। कौन सा, एसडीपी। तो अगर इसकी 6 यूनिट है, आरडीपी की 6 यूनिट होंगी, आरडीपी की 6 यूनिट देंगे पेशेंट को, तो इसकी 1 यूनिट, इसकी 1 यूनिट के इक्वल होंगी। कैसे होंगी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी तो 1 यूनिट देंगे तो पेशेंट को बराबर है, और इसकी 6 यूनिट देंगे तो पेशेंट को बराबर है। क्यों? तो इसलिए यही हुआ ना मोस्ट इफेक्टिव। अब इक्वल कैसे, ये बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखते हैं इसकी कितनी प्लेटलेट्स है 1 यूनिट में, 5,000 टू 10,000। इसकी कितनी है, 40,000 टू 50,000। क्लियर है? इसका एवरेज ले लेते हैं अपन 5 टू 10 का 7,000 से क्या ले लिया, एवरेज 7,000 प्लेटलेट्स है मानो 1 यूनिट में। तो 1 यूनिट में 7,000 है, तो 6 यूनिट में कितनी होगी, 7 × 6 42,000। क्लियर है? कितनी होगी, लगभग 42,000, 42,000 के लगभग। क्लियर है? तो इसकी 6 यूनिट देंगे पेशेंट को, तब पेशेंट 42,000 प्लेटलेट्स रिसीव करेगा। और अगर एसटीपी की बात करें, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की बात करें, तो इसकी 1 यूनिट में कितनी मिल जाएंगी, 40 से 50,000। तो इसके इक्वल है लगभग 42,000, और 40 से 50,000 लगभग इक्वल है। तो क्लियर, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है, तो आपको पता है कौन सा होगा, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। क्यों है? क्योंकि इसकी जो 1 यूनिट में ही कितना प्लेटलेट्स दे देंगे पेशेंट को अपन, 40 से 50,000। क्लियर है यहाँ तक? और इसकी कितनी होती है 1 यूनिट में, 5 से 10,000। इक्वल कैसे हुआ मैंने बता दिया आपको। क्लियर है यहाँ तक? ये था प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करने के 2 टाइप, आरडीपी एंड एसडीपी। क्लियर है यहाँ तक? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पूछता है क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखते हैं अपन जो प्लेटलेट्स है, जो इसका लाइफ स्पेन है वो कितना है, वो अपना है 7 टू या 6 टू 11 डेज। कितना है, 6 टू 11 डेज। प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पेन की बात करें, लाइफ स्पेन की, तो कितना होगा वो, 6 टू 11 डेज। क्लियर है? उसके बाद जो प्लेटलेट्स को स्टोर करते हैं, जो एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, वो क्या होता है, सोडियम सिट्रेट। क्या होता है, एंटीकोगुलेंट यानी कि जो प्लेटलेट्स का थक्का न बने, इसके लिए क्या यूज करते हैं, एंटीकोगुलेंट। तो ये प्लेटलेट्स में कौन से यूज करते हैं, सोडियम सिट्रेट। कौन सा यूज करते हैं, सोडियम सिट्रेट। इसके बाद बात करें हम किसकी, जो इसका ट्रांसफ्यूजन है, वो कितने टाइम में करेंगे, जो प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन है, वो करेंगे 15 टू 30 मिनट। क्लियर है? यानी कि 15 टू 30 मिनट में क्या करेंगे, इसका ट्रांसफ्यूजन। क्लियर है यहाँ तक? इसकी बात करें इसका टेम्परेचर, मतलब जो अपना प्लेटलेट्स है उसको कितने टेम्परेचर पे अपन स्टोर करेंगे। तो स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें, स्टोरेज टेम्परेचर वो करते हैं अपन प्लेटलेट्स को ओनली रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। किस पे, रूम टेम्परेचर पे। किस पे, रूम टेम्परेचर। एग्जाम पूछ सकता है आपको क्वेश्चन कि जो प्लेटलेट्स है उसको स्टोर कहाँ करते हैं, रूम टेम्परेचर पे। आपको या तो रूम टेम्परेचर देगा, या फिर जो रूम टेम्परेचर की वैल्यू होती है कितनी होती है,
22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखते हैं, अपन ने लाइफ स्पैन देख लिया इसका एंटीकोगुलेंट देख लिया, एंटीकोगुलेंट के बाद देखा इसमें ट्रांसफ्यूजन, और ट्रांसफ्यूजन के बाद देखा स्टोरेज, स्टोरेज के बाद देख लिया इसका स्टोरेज टेम्परेचर देख कितना, रूम टेम्परेचर 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद जो अपन इसको प्लेटलेट्स को स्टोरेज करते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में स्टोरेज करते हैं, उसको बोलते हैं एजिटेटर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स में पूछा था शायद 2016 में या 17 में कि एजिटेटर क्या होता है। तो बात करें एजिटेटर की, किसकी, एजिटेटर, क्लियर है। ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट्स। क्लियर है, जहां प्लेटलेट्स को स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एजिटेटर। क्लियर है। देन उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, इफेक्टिवनेस, किसकी, इफेक्टिवनेस। यहां तक क्लियर है। एजिटेटर सबसे पहले देखा लाइफ स्पैन, उसके बाद एंटीकोगुलेंट, देन ट्रांसफ्यूजन टाइम, उसके बाद स्टोरेज टेम्परेचर एंड एजिटेटर। अब इसकी जो अपन को पता कैसे लगेगा कि जो अपने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया वो अपना कितना इफेक्टिव है। क्लियर है, तो इसका देख लेते हैं इफेक्टिवनेस। यहां तक क्लियर है आपको, क्लियर है। तो ये इफेक्टिवनेस मैं बताता हूँ आपको वैसे कि जो अपन ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, सॉरी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद अपन को मतलब इवाल्युएट करना है कि कितना इफेक्टिव हुआ। तो हम देखेंगे कि जो पंचर साइड था, यानी कि जो ब्लीडिंग साइड था अपना, वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। अगर अपना जो प्लेटलेट्स जो ट्रांसफ्यूजन किया वो इफेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप। अगर अपना जो अगर प्लेटलेट्स मतलब इफेक्टिव नहीं है तो क्या होगा, अपनी ब्लीडिंग क्या नहीं होगी, स्टॉप नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो अपना सेकंड टॉपिक है, चलो यहाँ तक क्लियर है आपका प्लेटलेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन WBC, देन उसके बाद प्लाज्मा एंड RBC। क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।